बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की खारजी और जो दाखिली पॉलिसी है, इसमें कुछ तजादात हमें नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया जो है वो अभी तक एक धमकी अमेज़ लहजे में पाकिस्तान से बात कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी कशीदगी पाई जाती है और भारत की जो दाखिली सूरत हाल है, उनकी जो अंदरूनी सूरत हाल है, उसमें नरेंद्र मोदी बहुत दबाव में नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि वो जो बिहार में एक इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर नवंबर 2025 तक, तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हमें ये नज़र आ रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो भी इस किस्म के खदशात का इजहार करती रहती है। तो हमें जो खारजी महाज पर यानी कि एक्सटर्नल फ्रंट पर नज़र आ रहा है कि अभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा मौजूद है और नरेंद्र मोदी कई दफ़ा कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी हमने ख़त्म नहीं किया। अब अगर अभी तक हमें भारत की तरफ से एक और हमले का ख़तरा नज़र आ रहा है तो फिर होना ही चाहिए कि हम पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जो दाखिली महाज है वहाँ पर हम कुछ स्टेबिलिटी पैदा करें और वहाँ पर जो इंतशार और बेयकीनी की सूरत हाल है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि एक नेशनल यूनिटी नज़र आए और अगर एक दफ़ा फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो हम उसका भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। लेकिन हमें जो हमारे पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उसमें हुकूमत की तरफ से वो सीरियसनेस, वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही जिसकी कि इस वक्त ज़रूरत है। बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनको मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि हुकूमत जिसके पास ऑलरेडी असम्बली में एक अक्सरियत मौजूद है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके तो जो अपोजिशन जमातों के मेंबर्स हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोग तोड़े जा चुके हैं, कुछ को मज़ीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है जिसका इजहार जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब किसी मुल्क में आपको नज़र आ रहा हो कि जंग का ख़तरा मौजूद है, अभी कुछ हफ्ते पहले एक जंग ख़त्म हुई है और अभी आपका दुश्मन जो है वो उस जंग में शिकस्त खाने के बाद दोबारा आप पर जंग मुसल्लत कर सकता है, तो फिर ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आपको रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहिए, एक कानून की हुक्मरानी कायम करनी चाहिए। कानून की हुक्मरानी से मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा होती है। लेकिन नज़र क्या आ रहा है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है तो बज़ाहिर वो फैसला तो आइन के मुताबिक ही नज़र आता है, लेकिन उस फैसले के जो सियासी असरात हैं और उसके जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसके नतीजे में जो अवामुन नास हैं उनकी रूल ऑफ लॉ पर जो उनका एतमाद है वो कमज़ोर हो रहा है। मिसाल के तौर पे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया और फैसला यह था कि जो मखसूस नशस्तों के केस में एक पेशावर हाई कोर्ट ने काफ़ी अर्सा पहले फैसला दिया था, उसको जो पिछली सुप्रीम कोर्ट थी यानी कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उस फैसले को मुस्तरद करके तो जो मखसूस नशस्तें हैं पार्लियामेंट के अंदर नॉन मुस्लिम्स की और ख़वातीन की सीटें, कहा कि जी ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी साख तब्दील हो गई और एक आईनी अदालत कायम की गई और उस आईनी अदालत ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको बहाल कर दिया और अब वो जो मखसूस नशस्तें हैं वो कहा जा रहा है जी कि ये अब तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी और इलेक्शन कमीशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि ये नशस्तें जो हैं ये उन पार्टियों को मिल जाएं जिनका इन पर कोई हक है ही नहीं। ये कौन सी पार्टियां हैं यानी कि जो तहरीक इंसाफ की नशस्तें हैं ये किन पार्टियों को मिलेंगी? मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, JUIF को मिलेंगी, कोई ANP को भी मिल सकती है, कुछ और छोटी पार्टियां उनको भी मिल सकती है। ये सिर्फ एक सियासी और कानूनी पहलू नहीं, एक अखलाकी पहलू भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये जनाब तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ तो एक पार्टी नहीं है, इसने तो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इसके उम्मीदवारों ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, ये तो पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे, फिर वापस ये कहते हैं जी कि हम तहरीक इंसाफ है। तो सब जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन किन हालात में हुआ था और क्या सूरत हाल थी। तो वो सूरत हाल सबके सामने है। उसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। उनकी लीडरशिप जो है उससे दुरुस्त फैसले नहीं हो सके। चलें मान लिया जी कि इन मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ का कोई राइट नहीं है, तो फिर ये नशस्तें जो हैं ये खाली रखी जाएँ। तो क्या ये ज़रूरी है कि जिन पार्टियों का हक नहीं है इन नशस्तों पे, जिन पार्टियों की जो नंबर्स गेम है वो इन मखसूस नशस्तों पे मैच नहीं करती, उनको ये नशस्तें नहीं मिलनी चाहिए, ना ही उनको लेनी चाहिए? उनको क्यों दी जा रही हैं? साफ नज़र आता है कि हुकूमत इन नशस्तों के ज़रिए 2/3 अक्सरियत हासिल करके तो आइनी तरामीम का इख्तियार हासिल करना चाहती है और आइनी तरामीम का इख्तियार हासिल करके फिर वो वैसी ही आइनी तरामीम करेगी जैसी कि 26वीं आइनी तरमीम हुई थी। तो ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चलें इस हद तक तो मान लिया कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कोई सही फैसला नहीं कर सकी, तो उनका इन नशस्तों पर कोई राइट नहीं है। तो अगर उनका राइट नहीं है तो क्या मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का और JUIF का कोई राइट है? मेरा ख्याल है कि उनका भी कोई राइट नहीं है और उनको भी ये नशस्तें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो लेंगे। तो ये जो मामला है इससे पाकिस्तान में आइन, कानून और अदालतों पर लोगों का एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ ही इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत जो है उसने कौमी असम्बली के कुछ ऐसे मेंबर्स जो हैं उनके साथ हाथ मिला लिया, उनको अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले
कुरान पर हलफ देकर कसम खाई कि जी वो इमरान खान के नाम पर जो वोट ले रहे हैं तो कामयाबी हासिल करने के बाद वो अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है और अब दोबारा हुआ है। अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन के रहनुमाओं से, गौहर खान से, असद कैसर से असेंबली में हाथ मिलाया और उनको मुज़ाकरात की दावत दी। ख्याल था कि ये अच्छी बात है और ये आपस में मिलेंगे तो बातचीत के जरिए अपने मामला हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद जो एक तहरीक इंसाफ के वोटों से इलेक्ट होने वाला एक MNA है, मैं उनका नाम नहीं लेता उन साहब का, जिनके कुरान पर हलफ की वीडियो भी मौजूद है, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वो हुकूमत की सफ़ों में शामिल हो गए। वैसे तो वो पहले ही मशकूक थे, पहले ही उन्होंने हुकूमत को वोट देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बाकायदा जो है वो शामिल हो गए हैं हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर जब कोई सियासतदान जो कि पार्लियामेंट का मेंबर है उसकी एक वीडियो मौजूद हो जिसमें वो कुरान पर हाथ रख के हलफ दे रहा है कि जनाब मैं जो है वो जिस पार्टी के वोटों से या जिस सियासतदान के नाम पे वोटों से मैं इलेक्ट हो रहा हूँ मैं उसके साथ दगाबाजी नहीं करूँगा, और फिर वो उसको दगा दे देता है, तो उस आदमी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अपोजिशन के उन MNAs के खिलाफ और MPs के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो कि हुकूमत के दबाव में आके अपनी सियासी वफादारी तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि जनाब मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ तो खुद ही अपने साथ ज्यादती की जा रही है। आप तहरीक इंसाफ के जो बहुत से रहनुमा हैं उनके बयान देखें, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, एक दूसरे पे चार्जशीट लगाते हैं। बच्चे को पता है कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को आपस में लड़ाना चाहती है और लड़ा रही है और बड़ी कामयाबी से उनको लड़ा रही है और वो लड़ते जा रहे हैं। तो मैं उनकी हमदर्दी में कोई बात नहीं कर रहा। मेरा मसला ये है कि जो पाकिस्तान का आइन है और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो इस किस्म के फैसले क्यों कर रही हैं, आइन के नाम पर ऐसे फैसले क्यों किए जा रहे हैं कि जिससे पार्लियामेंट की साख जो है मजबूत होने की बजाय मजीद कमजोर हो रही है, जिससे कि अदालतों की साख मजबूत होने की बजाय मजीद कमजोर हो रही है। जिस मुल्क में जो हुक्मरान जमातें हैं वो ऐसी पार्लियामेंट की जो मखसूस नशस्तें हैं उन पे हाथ मारेंगी, उन पे कब्जा कर लेंगी जिस पर उनका कोई राइट नहीं है, और ये सब जानते हैं कि इनका कोई राइट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उन पर कब्जा कर रही हैं। और फिर वो पार्लियामेंट के अरकान जिन्होंने कुरान पर हलफ दिए हुए हैं कि हम जनाब इमरान खान के साथ धोखा नहीं करेंगे, आप उनको भी अपनी सफ़ों में शामिल कर रहे हैं। तो फिर वो आप सोचिए ज़रा उस नौजवान के बारे में जो एक तरफ तो उस आदमी की वीडियो देखेगा जो कुरान पे हलफ दे रहा है कि मैं जी धोखा नहीं करूंगा, मैं कुरान पे हलफ दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ फिर आपको उसकी तस्वीर नजर आती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ और खबर आती है कि जी वो हुकूमत की हमायत का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो क्या इससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मजबूत होगी? हो सकता है कि नंबर्स गेम के एतबार से वो मजबूत हो गई और 2/3 मेजॉरिटी मिल गई पार्लियामेंट में, ठीक है, आप समझते हैं कि आप मजबूत हो गए, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि फिर आप आवाम की नज़रों में आप गिर जाते हैं, आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो जो हुकूमत जो है वो अपने ही मुल्क के अवाम की नज़रों में गिर जाए और अवाम के दिलों को फतह ना कर सके, तो वो हुकूमत अगर कहे कि जी हम बड़े मजबूत हैं, तो फिर मैं तो उनको मजबूत नहीं समझता। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान को बैरूनी खतरात का सामना है और इन बैरूनी खतरात से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिस पर कि तमाम लोगों का एतमाद हो और वो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े हों, और उस हुकूमत को भी चाहिए कि अपने सियासी मुखालफिन को साथ लेकर चले। लेकिन वो हुकूमत अगर कुरान पर हलफ देकर मुकर जाने वाले अरकान पार्लियामेंट को अपनी सफ़ों में शामिल करके ये समझती है कि वो पाकिस्तान को मजबूत कर रही है या वो हुक्मरान खुद मजबूत हो गए हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम सब अल्लाह ताला से डरने वाले लोग हैं, ऊपर एक अल्लाह ताला की ज़ात भी बैठी हुई है, तो वो अल्लाह ताला भी की ज़ात जो है उसके अजाब से भी डरना चाहिए कि कुरान पर हलफ दे के यू टर्न लेने वाले, दगाबाजी करने वाले, धोखा देने वाले लोग जो हैं, अगर उनको आप अपने गले से लगाएंगे तो क्या अल्लाह ताला आपसे खुश होगा? ये एक सवाल है। इस पर हुकूमत को और आप सबको और हम सबको गौर करना चाहिए। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।